नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज 12 जून है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम पहले प्रश्न पर चले देख लेते हैं कल के वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया। ऑप्शन है भारत, ब्राज़ील, चीन या फिजी। तो इसका सही उत्तर होगा भारत। जिन लोगों ने भी भारत उत्तर दिया है बिल्कुल सही दिया है। इसी प्रकार से अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहें और जल्द ही सभी परीक्षाओं की जो तिथि है वो अनाउंस भी होने वाली है। तो जल्द से जल्द अपनी परीक्षाओं की तैयारी में इसी प्रकार से लगे रहें। चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर कि हाल ही में किस राज्य ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। ऑप्शन है मणिपुर, सिक्किम, असम या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम है तो उस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे से पहले आप दे सकते हैं और साथ में आप अपनी तैयारी को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि हाल ही में असम की राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। असम अब देश का दूसरा सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य बन गया है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहले स्थान पर है, यानी कि इनमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद 7 राष्ट्रीय उद्यानों के साथ असम दूसरा राज्य बन गया है। इससे पहले 5 जून को असम सरकार ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था, जिसको हमने अपनी पिछली करंट अफेयर्स में कवर किया है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखें तो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान को देहिंग पटकाई वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ वनस्पति और जीवों की काफ़ी अधिक विविधता पाई जाती है। इसके साथ ही इस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2004 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में मान्यता दी गई थी। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल लगभग 111.19 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान में हैलॉक, गिबन, हाथी, स्लो लॉसिन, बाघ, तेंदुआ, क्लाउडेड तेंदुआ, सुनहरी बिल्ली, फिशिंग कैट, मार्बल कैट, सांभर, हॉग डियर, स्लॉथ बियर, लुप्तप्राय राज्य पक्षी, सफ़ेद पंख वाला बत्तख आदि पाए जाते हैं। असम के अन्य 6 राष्ट्रीय उद्यानों पर एक दृष्टि डालें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, जो अभी हाल ही में 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बना। तो इस प्रकार ये 6 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये 6 राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित हैं। तो इनमें से कोई भी एक का नाम पूछ के प्रश्न बन सकता है कि जैसे औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं कि असम राज्य में है। इसी प्रकार से देखा जाए तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, तो भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मुताबिक नेशनल पार्क वह संरक्षित क्षेत्र होता है, यानी राष्ट्रीय उद्यान वह संरक्षित क्षेत्र होता है जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक, पशु पक्षी, वनस्पति, भू आकृति, जैव संरचना के महत्व, संरक्षण तथा प्रसार के उद्देश्य से संरक्षित किया जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 राज्य को नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति देता है। पर्याप्त पारिस्थितिकी, जियोमॉर्फिकल तथा प्राकृतिक महत्व वाले क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। केंद्र सरकार भी कुछ परिस्थितियों में नेशनल पार्क घोषित कर सकती है। भारत में नेशनल पार्क IUCN के अंतर्गत श्रेणी 2 में सूचीबद्ध संरक्षित क्षेत्र होते हैं। तो भारत में पहला नेशनल पार्क वर्ष 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं और ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि यूरो 2020 फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कितने शहरों में किया जाएगा? 15 शहरों में, 6 शहरों में, 11 शहरों में या 10 शहरों में? तो इसका आंसर होगा 11 शहरों में। तो यूरोप की प्रमुख फुटबॉल प्रतियोगिता 11 जून 2021 से शुरू होगी। इसमें यूरोप की फुटबॉल टीमें हिस्सा लेंगी और गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन 2020 में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसका आयोजन टल गया है। तो अभी ये शुरू हो चुकी है प्रतियोगिता, जो कि 11 जून को शुरू हुई थी। तो इस प्रतियोगिता का आयोजन 11 जून से 11 जुलाई 2021 तक चलेगा। इसका आयोजन 11 देशों के 11 शहरों में किया जाएगा
यूरो 2020 का आयोजन इन शहरों में किया जाएगा। अगर देखा जाए तो इसमें एम्स्टर्डम नीदरलैंड, बाकू अजरबैजान में है, बुखारेस्ट जो कि रोमानिया में है, बुडापेस्ट जो कि हंगरी में है, कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में है, ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड में है, लंदन जो इंग्लैंड में है, म्यूनिक जो जर्मनी में है, रोम जो इटली में है, और सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रूस में है, और सोविया जो कि स्पेन में है। तो इन 11 देशों के 11 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसी के साथ ही अगर हम आगे बढ़ें तो हम पाते हैं कि यूरो 2020 में भाग लेने वाले 24 टीमें हैं। कितनी टीमें हैं? 24 टीमें हैं, जिसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, इंग्लैंड, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, इटली, नीदरलैंड, नॉर्थ मैसिडोनिया, पोलैंड, पुर्तगाल, रूस, स्कॉटलैंड, स्लोवानिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, यूक्रेन और वेल्स शामिल हैं। तो 24 टीमें भाग लेंगी। इसमें कितनी टीमें भाग लेंगी? 24 देशों की टीमें भाग लेंगी। तो इसी के साथ ही हम देखते हैं कि यूरो को यूईएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहा जाता है। यह यूरोप में आयोजित होने वाली प्रमुख खेल प्रतियोगिता है। इसका आयोजन हर 4 साल के बाद किया जाता है। इसकी शुरुआत 1958 में हुई थी। अब तक इस प्रतियोगिता को सबसे ज़्यादा बार स्पेन और जर्मनी ने 3-3 बार जीता है, जबकि पिछली बार 2016 में आयोजित प्रतियोगिता को पुर्तगाल ने जीता था। तो इसी के साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न पर कि हाल ही में सुर्खियों में रहा फर्मीना है नासा का उपग्रह, युद्धक टैंक, समुद्री केबल या समुद्री युद्धपोत? तो इसका आंसर होगा समुद्री केबल। फर्मीना क्या है? एक समुद्री केबल है। गूगल अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे को जोड़ने वाली दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल बनाने के लिए तैयार है। यह केबल इन क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्शन क्षमता को बढ़ावा देगी। यह समुद्री केबल, जिसे फर्मीना कहा जाता है, अमेरिका के पूर्वी तट से लॉस टेनिनस अर्जेंटीना के साथ साथ प्रिया ग्रांडे ब्राज़ील और पंटा डेल एस्टे यूरुग्वे जो कि यूरुग्वे में है तक फैली हुई होगी। अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की एक पेरेंट कंपनी है, इसमें हम देखें तो यह एक अमेरिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। 2 अक्टूबर 2015 को गूगल का पुनर्गठन करके इसे बनाया गया था। यह गूगल और उसकी अन्य सहायक कंपनियों की पेरेंट कंपनी है। यह राजस्व के हिसाब से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसी के साथ ही अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेते हैं कि दा विंची प्लस और वेरिटॉस किस अंतरिक्ष एजेंसी का शुक्र ग्रह मिशन है? इसरो, स्पेसएक्स, नासा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा बच्चे नासा। नासा इसका सही आंसर होगा कि हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए 2 नए मिशनों की घोषणा की है, और ये दोनों महत्वाकांक्षी मिशन 2028 से 2030 के बीच शुरू किए जाएंगे। इनके नाम दा विंची प्लस और वेरिटॉस रखा गया है। इन 2 मिशनों का उद्देश्य यह समझना है कि शुक्र कैसे एक भट्टी जैसी दुनिया बन गया, यानी कि बहुत ही गर्म ग्रह बना और जिसकी सतह सीसा को पिघलाने में सक्षम रही है। जिसकी जो क्षमता है या कहा जाए जिसकी सतह सीसा को पिघलाने में सक्षम रही है। इसी के साथ ही देखें तो शुक्र ग्रह का इतिहास ग्रीन हाउस प्रभाव को पढ़ने और धरती पर इसका प्रबंधन कैसे किया जाए यह समझने का बेहतरीन मौका उपलब्ध कराएगा, क्योंकि वर्तमान में पृथ्वी भी ग्रीन हाउस प्रभाव के संकट से जूझ रही है। इसके लिए ऐसे मॉडलों का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें शुक्र के वायुमंडल की चरम स्थितियों को तैयार किया जा सकता है और परिणामों की तुलना धरती पर मौजूदा स्थितियों से कर सकते हैं। इसी के साथ ही आगे देखें तो दा विंची क्या है? तो दा विंची पर अगर हम एक दृष्टि डालें तो यह इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोवेल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग है। ये शुक्र के कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण की उत्पत्ति का पता लगाने की कोशिश करेगा। साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश करेगा कि क्या शुक्र ग्रह पर कोई समुद्र भी था। इसके साथ ही दा विंची प्लस इसकी तीव्र ग्रीन हाउस गैसों के कारणों का पता लगाने की कोशिश करने के लिए ग्रह के तत्वों को भी ये मापेगा। इसके साथ ही वेरिटॉस जो कि दूसरा मिशन है, इसमें हम देखेंगे कि वेरिटॉस शुक्र की सतह पर कठोर चट्टानों के नमूने प्राप्त करके इस पड़ोसी ग्रह के भूवैज्ञानिक विज्ञान को समझने में मदद करेगा, जिसके जरिए यह समझने में मदद मिल सकती है कि यह ग्रह कैसे बना है।
वेरिटॉस वीनस एमिसिएटिविटी, रेडियो साइंस, इनसॉर टोपोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी का संक्षिप्त रूप है। यह और ऊंचे मानक वाला ग्रह मिशन होगा। ऑर्बिटर अपने साथ 2 उपकरण ले जाएगा जिनकी मदद से सतह का मानचित्र तैयार किया जाएगा और दा विंची से मिले विस्तृत इंफ्रारेड अवलोकनों का भी पूरक होगा। इसी के साथ ही आगे बढ़ें तो शुक्र ग्रह के बारे में अगर जाने थोड़ा, तो शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। यह बुध के बाद सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है क्योंकि इसका द्रव्यमान व आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। इस ग्रह को भोर का तारा एवं सांझ का तारा के नामों से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यह ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह के लिए विश्व का पहला मिशन सोवियत संघ का वनेरा 3 था। इसी के साथ ही आगे बढ़ें तो हम पाते हैं कि अभी हाल ही में खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने शुक्र ग्रह के वातावरण में फास्फीन गैस का पता लगाया है। इस खोज से शुक्र ग्रह पर जीवन की उपस्थिति की संभावना को बढ़ाया है। शुक्र ग्रह पर वातावरण काफ़ी सघन और विषाक्त है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल विद्यमान हैं। शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण रहे हैं, जिसके कारण यहाँ के वातावरण तकरीबन 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। इससे बहुत ही तेज ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है, जिससे सतह का तापमान 750 केल्विन यानी कि 470 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। भारत का अगर देखें तो शुक्र को लेकर जो मिशन है उसे शुक्रयान के नाम से जाना जाता है और आने वाले समय में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो शुक्र ग्रह पर शुक्रयान मिशन भेजेगा ताकि इस ग्रह के बारे में और अधिक जानकारी हासिल की जा सके। इसी के साथ ही अगर देखें तो देश के पहले शुक्र मिशन के लिए इसरो वर्ष 2023 के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण हुई देरी के चलते इस मिशन की टाइमलाइन की समीक्षा की गई तथा इस मिशन के भविष्य में 2024 या 2026 में लॉन्च की स्थिति बन सकती है। इसके साथ ही शुक्रयान मिशन में रूस, फ्रांस, स्वीडन और जर्मनी आदि देशों का योगदान शामिल है। तो ये शुक्र की एक तस्वीर है जो कि गर्म काफ़ी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये कितना गर्म ग्रह है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? यूनाइटेड किंगडम, यूके। इसी के साथ ही देखें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 जून को वर्चुअली G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। गौरतलब है कि इस बार G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन यूनाइटेड किंगडम द्वारा 11 से 13 जून 2021 के दौरान कॉर्नवॉल में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? कॉर्नवॉल में आयोजित किया जाएगा यूनाइटेड किंगडम में। हालांकि भारत G7 का सदस्य नहीं है, परंतु यूनाइटेड किंगडम ने भारत को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। G7 शिखर सम्मेलन 2021 की बात करें तो इस वर्ष विस्तार इसमें किया जा रहा है। G7 समूह में इस वर्ष विस्तार किया जा रहा है। G7 समूह में दुनिया भर से 10 लोकतांत्रिक देश शामिल होंगे। हालांकि अमेरिका ने 2021 के शिखर सम्मेलन को G7+4 के रूप में बुलाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन को G7+3 के रूप में व्यवस्थित करना चाहता है और ब्रिटेन ने इसे D10 के रूप में प्रस्तावित किया है। इसी के साथ ही देखें तो D10 में रूस को छोड़कर 10 लोकतांत्रिक देश शामिल हैं। इस साल ब्रिटेन ने लोकतांत्रिक देशों का एक नया गठबंधन बनाने का भी प्रस्ताव दिया है। इसने नए गठबंधन में भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को G7 राष्ट्रों के साथ शामिल करने का भी प्रस्ताव दिया है। तो G7 क्या है? तो G7 एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका गठन और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और मौद्रिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया गया है। इस समूह में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान शामिल हैं। इससे पहले इस समूह को G8 कहा जाता था, जिसमें रूस भी शामिल था। 2014 में क्रीमिया पर कब्जा के बाद रूस को इस समूह से निलंबित कर दिया गया था। इसी के साथ ही अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद के लिए
किसे नाम निर्देशित किया गया है? रविशंकर प्रसाद, कोफी अन्नान, अंटोनियो गुतरेस या अब्बास मलिक? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बच्चे अंटोनियो गुतरेस। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पद के लिए अंटोनियो गुतरेस के नाम की सिफारिश की है। उनका यह दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि वर्तमान में भी जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुतरेस हैं और उनका दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। तो 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने हाल ही में बैठक आयोजित की और एंटोनियो गुतरेस का नाम 193 देशों के सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा को प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। महासचिव की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश पर की जाती है। गुटरेस संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव हैं। वे इस पद पर 1 जनवरी 2017 से कार्य कर रहे हैं। उनका मौजूदा कार्यकाल इस वर्ष 31 दिसंबर को समाप्त होगा, जिसके बाद दूसरा कार्यकाल कब 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। एंटोनियो गुतरेस एक पुर्तगाली राजनेता हैं। वे पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। वे 28 अक्टूबर 1995 से 6 अप्रैल 2002 के बीच पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। यह नीति निर्माण संबंधी कार्य करती है। इसका गठन 1945 में हुआ था। वर्तमान में इसके 193 सदस्य हैं। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की संयुक्त राष्ट्र के बजट को भी मंजूरी देती है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1945 में हुआ था। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो मूल रूप से सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे, जिसे वर्ष 1965 में बढ़ाकर 15 कर दिया गया था। गौरतलब है कि इन स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों को 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्व युद्ध के बाद के शक्ति संतुलन को प्रदर्शित करती है। भारत 1950, 1967, 1972, 1977 और 1984 के साथ 1991 और 2011 में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है और अभी हाल ही में भी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। तो यानी कि हम देख सकते हैं कि भारत जो है 8वीं बार इसका अस्थायी सदस्य चुना गया है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और किस संस्था ने बाल श्रम पर रिपोर्ट जारी की? यूनेस्को, बचपन बचाओ आंदोलन, यूनिसेफ या विश्व स्वास्थ्य संगठन? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यूनिसेफ। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ ने संयुक्त राष्ट्र से बाल श्रम का रिपोर्ट प्रकाशित किया। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 2 दशकों में बाल श्रम में वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट पर प्रकाश डाला गया कि कोरोना वायरस संकट लाखों बच्चों को बाल श्रम की ओर धकेल सकता है। 2020 तक बाल श्रमिकों की संख्या 160 मिलियन है, तो 4 साल में इसमें 4 मिलियन की वृद्धि दर्ज हुई है। कोविड-19 महामारी की चपेट में आने से यह संख्या बढ़ने लगी है। कोविड-19 महामारी के बीच विश्व स्तर पर 10 में से 1 बच्चा बाल श्रम में कार्यरत है और उप सहारा अफ्रीकी क्षेत्र में सबसे बुरी तरह से यह स्थिति देखने को हमें मिलती है। तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने चेतावनी दी है कि यदि गरीबी में जाने वाले परिवारों की संख्या में कमी नहीं की गई तो अगले 2 वर्षों में लगभग 50 मिलियन और बच्चे बाल श्रम के लिए मजबूर हो सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ का गठन 1946 में संयुक्त राष्ट्र के एक अंग के रूप में किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और ये ध्यान देने योग्य बात है कि वर्तमान में इसमें 190 सदस्य देश हैं। इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध में प्रभावित हुए बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा उन तक खाना और दवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया था। तो इसके साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में स्थित यह राज्य में सामूहिक मौतों की चेतावनी दी है? सूडान, इथियोपिया, म्यांमार या सीरिया? तो इसका आंसर होगा म्यांमार।
संयुक्त राष्ट्र के अधिकार विशेषज्ञ ने पूर्वी म्यांमार में भुखमरी और बीमारी से बड़े पैमाने पर होने वाली मौतों की चेतावनी दी है। कायाह में हुई हिंसा के बाद अनुमानित 1 लाख लोगों के विस्थापित होने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का भी आह्वान किया है। वे विस्थापित लोग जंगलों और अन्य पड़ोसी राज्यों में सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एको डबिंग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या उत्तराखंड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए अगर किसी को पता है तो। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अभी हाल ही में वन्यजीव उत्साही लोगों की एक टीम ने समुद्र तल से 4173 मीटर ऊपर माउंट एको डबिंग पर मोनाल पक्षियों की 2 प्रजातियों को देखा और यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में सियांग जिले में स्थित है। खोजी गई प्रजाति हिमालयन मोनाल है। इसे लोफोफोरस इम्पेजेनस भी कहा जाता है। यह अफगानिस्तान से पूर्वोत्तर भारत में व्यापक रूप से पाया जाता है, जबकि दूसरी प्रजाति स्केलेटर मोनाल है जिसे लोफोफोरस स्केलेटरी भी कहा जाता है। यह दक्षिण चीन और उत्तरी म्यांमार में पाया जाता है। इसे IUCN की लाल सूची में एंडेंजर्ड यानी कि असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि हाल ही में नीति आयोग और किसने सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है? बिरला फाउंडेशन, पीरामल फाउंडेशन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? पीरामल फाउंडेशन। अभी हाल ही में नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य जिला प्रशासन को उन कोविड-19 रोगियों को घर पर देखभाल सहायता प्रदान करने में सहायता करना है जो स्पर्शोन्मुख हैं या फिर जिनमें हल्के लक्षण पाए गए हैं। यह अभियान 20 लाख नागरिकों को कोविड होम केयर सहायता प्रदान करेगा और यह अभियान एक विशेषज्ञ पहल का हिस्सा है जिसमें स्थानीय नेता, नागरिक समाज और स्वयंसेवक जिला प्रशासन के साथ मिलकर आकांक्षी जिला कार्यक्रम के फोकस क्षेत्र में उभरती समस्याओं का समाधान करते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो की एक एक लाइन को अगर आपने सुना होगा, नोट्स तैयार किए होंगे तो अवश्य ही आपको आपकी परीक्षाओं में आने वाले इनसे प्रश्न, करंट अफेयर संबंधित प्रश्न भारी नहीं लगेंगे। तो चलते हैं वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर, जिसका उत्तर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है। आसान प्रश्न है और मैं जानता हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि ये प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग देंगे। जो इस वीडियो को जिन्होंने अंत तक देखा है वे सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होंगे। और अभी तक आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा कि सुनील छेत्री किस खेल से संबंध रखते हैं? बैडमिंटन, कुश्ती, फुटबॉल या टेनिस? तो इसका प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और हो सकता है कि सेम ऐसा ही रखा हुआ प्रश्न आपकी परीक्षाओं में मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो इसी के साथ ही वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ जानने को सीखने को मिला तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।